नमस्ते, मैं राशिद। गलवान से तो चीन पीछे हट गया, गोगरा हॉट स्प्रिंग से भी पीछे हटा, लेकिन पेंगोंग में आखिरकार क्यों जमा हुआ है, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और सुबह 10 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज भारत और चीन के रिश्तों को लेकर के ही है। एलएसी पर चीन ने चली है नई चाल, फिंगर एरिया से हटने को तैयार नहीं है चीन। यानी ड्रैगन ने बिल्कुल सीधे तौर पर यह कह दिया है कि पेंगोंग से नहीं हटेगा ड्रैगन। भारत की चीन को दो टूक है, अप्रैल वाली स्थिति से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं होगा। कल एलएसी का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ, ये सबसे बड़ी खबर है। अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये कि एलएसी पर चीन ने एक बार फिर से तेवर दिखाए हैं। ये कह दिया है कि पेंगोंग से और फिंगर एरिया से नहीं हटेगा, फिंगर एरिया से हटने को तैयार नहीं है चीन। भारत ने एकदम सीधे तौर पर यह कह दिया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही 14 घंटे की कोर कमांडर लेवल की बातचीत में भारत ने कह दिया था कि गलवान से पीछे हटे हैं और आपको फिंगर 8 तक वापस जाना पड़ेगा, लेकिन चीन ने कहा है कि नहीं, फिंगर 4 पर डटा रहेगा। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि गलवान से पीछे हटा है चीन, लेकिन अब चीन ने यह साफ तौर पर यह बता दिया और जता दिया है कि पेंगोंग से पीछे नहीं हटेगा। इन दोनों ही खबरों के बीच जो 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एलएसी पर राजनाथ सिंह कल जाएंगे, यानी लद्दाख का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इनके साथ ही आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। हालांकि 3 जुलाई को आपको याद होगा, आज से ठीक लगभग 13 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लेह लद्दाख का दौरा किया था और उस दिन हालांकि रक्षा मंत्री को जाना था, लेकिन बिल्कुल अंतिम समय पर फैसला बदला गया, पलटा गया प्रधानमंत्री का। लेकिन अब रक्षा मंत्री जाने वाले हैं, लद्दाख का दौरा करने वाले हैं रक्षा मंत्री। 3 तस्वीरें आप देखें, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे दौरा करने वाले हैं। एलएसी पर अभी भी तनाव जारी है, यानी पूर्वी लद्दाख के इलाके में पेंगोंग झील की तरफ अभी भी चीन डटा हुआ है। चीन का यह कहना है कि कोर कमांडर लेवल की बातचीत जो हो रही है, इसमें अगर भारत ने स्थिति साफ करके ये कहा है कि अप्रैल वाली स्थिति में, यानी अप्रैल वाली पोजीशन में चीन वापस जाए, लेकिन चीन जाने को तैयार नहीं है, ड्रैगन को पीछे हटना ही होगा, ये भारत ने हर तरीके से बता दिया है। भारत ने जिस तरह की गोलबंदी या खेमाबंदी की है और ड्रैगन को जिस तरह से घेरा है, और ड्रैगन को इस वक्त में सांस लेना भी दूभर हो रहा है। और यही एक वजह है कि ड्रैगन को यह लगता है कि पूर्वी लद्दाख में अपना वर्चस्व और प्रभुत्व दिखाने, बताने, जताने के लिए कोई तो ऐसा इलाका रहे जहां पर टिका रहे चीन। और अब यकीनन आप ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सी जगह है जहां पर चीन अपना वर्चस्व अभी भी जमाए हुए है। और चीन ये कहना चाहता है कि नहीं, फिंगर एरिया से पीछे नहीं हटेगा। हम गलवान के बारे में हमने आपको बताया था 15-16 जुलाई को किस तरीके से गलवान में शहादत हुई थी 20 भारतीय जवानों की, और 45 से भी ज्यादा हताहत हुए थे चीन के सैनिक। और प्रधानमंत्री ने भी कहा था, शहीद हुए हैं मार करके, चीन के सैनिकों को मार करके हमारे जवान शहीद हुए हैं। गलवान से तो पीछे हट गया, लगभग 2-2 किलोमीटर पीछे हट गया, क्योंकि मोल्डो में बातचीत हुई है, चुशुल में बातचीत हुई है, लेकिन चुशुल में 2 दिन पहले 14 घंटे की बातचीत के बावजूद भी पेंगोंग का वो कौन सा एरिया है जहां पर अभी भी चीन जमा हुआ है, ये समझने के लिए आपको ये मैप जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार भारत चीन के बीच फिंगर वॉर है क्या। ये आपको यहां से फिंगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये पूरा इलाका नजर आ रहा है। ये पूर्वी लद्दाख का पेंगोंग झील का इलाका है। पेंगोंग झील यानी कह सकते हैं कि भारत का सबसे लंबी झील है, 325 किलोमीटर इसकी लंबाई और लगभग 8 किलोमीटर, 6 से 8 किलोमीटर के आसपास की इसकी चौड़ाई है। और इस झील के बारे में एक बात कही जाती है कि जो इस झील से लगे हुए जो पहाड़ हैं, इनकी सैटेलाइट इमेजेस को जब आप देखते हैं तो बिल्कुल उंगली जैसे, फिंगर जैसी नजर आती है। यानी ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ के किनारे फिंगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से नजर आते हैं। अब होता क्या है, भारत का मानना यह है कि फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 8 तक एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और भारत का यह भी मानना है फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 4 तक भारत के प्रभुत्व क्षेत्र का इलाका है, और यहां पर भारत किसी को भी अपनी एकता, अखंडता, संप्रभुता में दखल नहीं देते हुए नहीं देख सकता। और यही एक वजह है, यहां पर आईटीबीपी का कैंप है, गश्त करते हुए भारतीय सेना फिंगर 4 तक आती है, और फिंगर 4 से वापस फिर आईटीबीपी अपने कैंप तक, या फिर जो भारतीय फौज होती है अपने बेस कैंप पर जाकर के रुक जाती है। अब चीन क्या करता है, ये जो आपको सीरीजैप 1 और सीरीजैप 2 नजर आ रहा है ना, चीन फिंगर 8 से लेकर के फिंगर 4 तक गश्त करते हुए आता है। चीन का मानना यह है कि नहीं, जो चीन के प्रभुत्व क्षेत्र का इलाका है ये फिंगर 2 तक आता है, लेकिन भारत कहता नहीं, एलएसी पूरा है। और चीन को यह लगता है कि फिंगर 2 तक किसी भी तरीके से अपना कब्जा जमा करके रखे। हालांकि भारत ने लगातार ढकेलने की कोशिश की है। तो ये वाला जो इलाका आपको नजर आ रहा है ना, जो लाल घेरे में ये इलाका फिंगर 4, 5, 6, 7, 8, यहां पर चीन के सैनिक आकर के रुक जाते हैं। अप्रैल से ही आकर के रुके हुए हैं।
हालांकि उनकी संख्या, उनकी तादाद कम हुई है, चूंकि मोल्डो में बातचीत हुई है, चुशुल में बातचीत हुई है, लेकिन बावजूद इसके चीन का ये कहना है इस जगह को नहीं छोड़ेंगे, इस जगह से हट करके नहीं जाएंगे। भारत का कहना है नहीं, अप्रैल वाली स्थिति में आप आइए और आप लोग जो यहां पर डटे हैं हट करके पीछे जाइए, यानी जो आपका बेस कैंप है आप गश्त करने के लिए यहां तक आ सकते हैं। भारत गश्त करने के लिए भारत के फौजी यहां आएंगे, चीन के फौजी यहां तक जाएंगे, ये भारत की स्थिति है। और कुछ सालों से चीन की सेना पेंगोंग झील के किनारे चूंकि सड़क बना रही है और इसी सड़क का इस्तेमाल करते हुए, चूंकि क्या हुआ 1999 में करगिल वॉर हुआ, इसी का फायदा उठाते हुए पहले तो चीन ने फिंगर 8 तक इसी पेंगोंग झील से लगती हुई कच्ची सड़क बनाई, लेकिन बाद में चल करके उसे फिर उत्तरी किनारे पर जो बंजर पहाड़ियां हैं वहां पर पक्की सड़क बना दी। और चीन ने यह कहा कि नहीं, हम तो यहीं पर डटे रहेंगे, ये हमारा इलाका है। और चीन की इसी विस्तारवादी नीति पर सीधे करारा प्रहार करते हुए भारत ने कह दिया नहीं, इस तरीके से नहीं चलेगा। ये तो एक बात हो गई। अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है भारत के मैप के लिहाज से कि भारत क्यों ये चाहता है कि पेंगोंग से अलग हटे। भारत का मुकुट यहां पर गिराया जाए, जो भारत के नक्शे का मुकुट है, ताकि हम देख सकें और बता सकें कि गलवान से पीछे हटने का मतलब क्या है और पेंगोंग में टिके रहने का मतलब क्या है, हॉट स्प्रिंग का इलाका किस जगह पर आता है, एलएसी और अक्साई चीन, ये सब कुछ दिखाने के लिए अब आप इस प्लाज्मा मैप को देखें। ये तो आप समझ पा रहे होंगे, जो भारत के मैप में सबसे ऊपर का इलाका है ये अक्साई चीन है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का उधर का इलाका है, ये पूर्वी लद्दाख का इलाका, ये लेह आपको लद्दाख की राजधानी नजर आ रही है, और इधर वाला जो पूरा इलाका है ये पूर्वी लद्दाख का इलाका आता है। इसी पूर्वी लद्दाख के इलाके में ही पेंगोंग झील बहती है, यहीं पर गलवान नाला है, और इसी पूर्वी लद्दाख के किनारे में आगे की तरफ जाते हुए काराकोरम रेंज में दौलत बेग ओल्डी है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है और भारत के स्ट्रैटेजिक लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अक्साई चीन, जिस पर लगातार नजर बना करके चीन रहता है, और चीन को यह लगता है कि अगर पेंगोंग में बैठे रहे तो पेंगोंग से लद्दाख पर भी नजर रख लेंगे, जो दौलत बेग ओल्डी का जो रास्ता है इसे भी ब्लॉक कर देंगे कभी भी। और चीन को यह लगता है कि पेंगोंग झील में बैठे हुए अक्साई चीन को लेकर के भी अपना दावा बार बार ठोकते रहेंगे, और यही एक वजह है कि चीन को यह लगता है कि और इसीलिए ये लगता है कि चीन को इसी वजह से ये लगता है कि नहीं, यहां पर टिक करके रहें। हम अपने मेन स्टूडियो एक बार के लिए चलते हैं और मेन स्टूडियो में आपको हम ये दिखाते हैं कि असल में जो 14 घंटे की बैठक चली है, इस बैठक में क्या हुआ है और बैठक बार बार क्यों ये कहा जाता है कि बैठक फंस जाया करती है। एक बार लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि 2 तस्वीरें दिखाएं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जाने वाले हैं कल, और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी लद्दाख का दौरा करने वाले हैं। ये 2 तस्वीरें बहुत खास हैं और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि चीन अगर कायदे में रहेगा तभी फायदे में रहेगा। मेरे साथ में मेरे वरिष्ठ सहयोगी राकेश कुमार सिंह जुड़े हुए हैं और मेजर जनरल जेके परिहार भी मेरे साथ में हैं, रक्षा विशेषज्ञ। राकेश परिहार जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए मुझे सबसे पहले तो ये समझाएं कि पेंगोंग में चीन का बने रहना, उसकी स्ट्रैटेजी के लिहाज से चीन के दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा, और हमने जितना दबाव बनाया है अब असल में चीन का इलाज क्या है अगर पेंगोंग से नहीं हटता तो। जेके परिहार जी, अब तक आवाज आ रही है क्या मेरी? जेके परिहार जी, चलिए नहीं सुन पा रहे। राकेश कुमार सिंह के पास में चलते हैं। राकेश कुमार सिंह, चाइना के खिलाफ स्ट्रैटेजी को लेकर अभी जो भी बैठकें पिछले दिनों हुई हैं, वहां से फीलर क्या निकल करके आ रहे हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के जहन में ये हमेशा ही चला है पिछले 10-12 दिन में कि चीन को किस तरह से पेंगोंग से भी अलग हटा करके चलना है। लेकिन हाँ, ये समझना चाहूंगा कि एनएसए अजीत डोभाल की रणनीति आगे चल करके क्या होने वाली है, क्योंकि पिछले दिनों चाइना की घेराबंदी किस तरीके से करनी है, इसके लिए एनएसए अजीत डोभाल ही एक्टिव नजर आए थे और फ्रंट फुट पर आ गए थे। देखिए राशिद, भारत और चीन में सीमावाद को लेकर तनाव अभी पूरी तौर से टला नहीं है। 15 जून को सीमा पर हुई हिंसा के बाद चीन पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है और मंगलवार को दोनों देशों में कमांडर स्तर की बातचीत हुई जो लगभग 14 घंटे तक चली। लेकिन दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रस्ताव को लेकर समीक्षा करने की बात कही। दूसरे चरण के डी एस्केलेशन के लिए अभी पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। कल सुबह थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने
दिल्ली में अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर बैठक की। इसके बाद शाम को चाइना स्टडीज ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे। राशिद, आप जानते हैं कि चाइना स्टडी ग्रुप को 1970 में बनाया गया था, जिसमें विदेश, रक्षा और गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल होते हैं। साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य विभाग के डायरेक्टर शामिल होते हैं। मई से एलएसी पर जो स्थिति बनी हुई है वह 1962 के युद्ध के बाद से सबसे खराब स्थिति में है। ऐसे में चाइना स्टडी ग्रुप मई से ही एक्टिवेट हो गया था और भारत चाहता है कि चीनी सेना यानी पीएलए पैंगोंग से 8 किलोमीटर पीछे जाए, लेकिन चीन की सेना अभी 4 किलोमीटर ही पीछे गई है। चीन अपने सैनिकों को फिंगर 8 से 5 तक के बीच रखना चाहता है। ठीक है। और भारत हम जेके परिहार जी के पास भी चलते हैं। जेके परिहार जी, ये क्या चक्कर है कि गलवान से पीछे हट जाना और पैंगोंग में आकर के टिक जाना, और ये कहना चीन का कि फिंगर एरिया से नहीं हटेगा, तब जबकि चुशूल में 14 घंटे की बातचीत हुई है। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। चीन चाहता क्या है? चीन का इलाज क्या है? देख, मैं आपको साफ पहले भी बता चुका हूं कि चीन का सारा इंटरेस्ट जो है वो पेंगांगसो लेक और देप्सोंग में है, और ये दोनों इलाके उन्होंने जो है हमको बैकफुट पे रखा हुआ है। आपने फिंगर पोजीशन बताएंगे, मैं वहां पर 2 साल रह के देखा हुआ है, और जो मैं कहूंगा कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी चूक जो हुई है कि हमने पेंगांगसो में जो एक बफर जोन बनाने की बात करके हम पोजीशन फिंगर 3 पे आ गए हैं, जो 1962 के बाद में पहली बार हुआ है कि भारतीय सेनाएं जो है फिंगर 4 की जगह फिंगर 3 पे बैठी हुई है, और चाइना वाले फिंगर 6 तक गए हुए हैं। इसमें हमको अब बहुत ही जरूरी है कि हम उनको वापस जो है फिंगर 8 तक पहुंचाए और हम फिंगर 4 तक पहुंचे, नहीं तो ये समझना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से देप्सोंग का जो है, देप्सोंग का इंपॉर्टेंस ये है कि वो दौलत बेग ओल्डी के काफी पास होता है, फ्लैट एरिया है। गलवान वैली तो हिल्स है, और पेंगांगसो में जो उनकी एक दूसरी बात है कि वो भले ही सड़क के 6 पे पहुंच गए, मगर पहाड़ियां उन्होंने जो उस तरफ है वो फिंगर 4 के सामने वाली पहाड़ियां उन्होंने छोड़ी नहीं है। तो चीन जो है वो बार्गेन कर रहा है, वो ये सोचता है कि भारत थक जाएगा और इसी पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही गंभीर समस्या है, और इसका हल जो है वो हमको निकालना ही पड़ेगा। हमें वहां पे अपनी सेनाएं अभी विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। फेस ऑफ की पोजीशन बनी हुई है, और जैसा 62 में हुआ था कि उन्होंने ये जून में जुलाई में ये किए थे, और उसके बाद में फिर अक्टूबर में एग्रेसिव हो गए थे। तो चाइना ने अपनी टैक्टिकल पोजीशन कहीं नहीं छोड़ी हुई है। गलवान वैली में भी अभी वो पूछे हटे पूरे नहीं है। आपका ये कहना है कि चाइना ने अपनी टैक्टिकल पोजीशन नहीं छोड़ी है, लेकिन मेरा फिर सवाल ये होगा कि फिर मोल्डो और चुशूल में क्या हो रहा था? और अगर ये कहा जा रहा है कि चीन अगर गलवान से पीछे 2 किलोमीटर चला गया है, तो अगर टैक्टिकल पोजीशन नहीं छोड़ी है तो क्या वही बात हो गई है क्या कि 20 किलोमीटर आगे आ जाएंगे? नहीं, 200 किलोमीटर आगे आ जाएंगे और 6 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे। और इसी रणनीति के तहत चाइना चला करता है, और इसीलिए चाइना में ये कहा जाता है दे डोंट बिलीव इन एकर्स, दे बिलीव इन इंचेस, और इंचेस के साथ ही अपनी विस्तारवादी नीतियों में आगे चल करके चाइना दूसरों के जमीनों पर कब्जा करता है। लेकिन 14 घंटे तक अगर चुशूल में बातचीत हुई है, इस बातचीत की इनसाइड स्टोरी क्या है आपके लिए, ये भी जानना बेहद जरूरी है। बैठक में टकराव के बहुत से क्या होता है ना, आप बहुत बार ये सोचते होंगे कि 14 घंटे की आखिरकार ये बातचीत, इस 14 घंटे की बातचीत में क्या होता है? टकराव के कई अहम बिंदु होते हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा होती है, और चूंकि कॉप कमांडर लेवल के जो सैन्य अधिकारी होते हैं नक्शा लेकर के बैठते हैं, टेबल पर नक्शा और फिर तथ्य मिलाए जाते हैं। सेनाएं कितना पीछे जाएंगी, कब तक जाएंगी, कितनी ये बहस बहुत लंबी खिंचती है, और सेनाओं के पीछे हटने की समय सीमा पर सहमति बनाना बहुत बार जब मुश्किल हो जाता है, तभी जाकर के 14 घंटे तक ये बात खिंच जाती है। लेकिन अब बातचीत में चीन चाल क्या चलता है? चीन ये करता है ना, मुद्दों को लंबा खींचता है, लटकाने की कोशिश करता है। 1962 की बात करता है, 57 की बात करता है, 1920 के दशक की बात करता है। मीटिंग जितनी लंबी खिंच जाए, और कहते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ वहां पर अगर 14 घंटे कोई बैठता है तो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा उसकी एक परीक्षा होती है। चीन को यह लगता है कि मेंटली किसी को बिठा करके थका दो, और थकने के बाद फिर अपने लिहाज से टेबल पर चीजें लेकर के आओ। लेकिन
भारत शुरू से ही अडिग है कि संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं होगा, सीमा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और यही एक वजह है, चीन बार बार बातचीत को लंबा खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बावजूद इसके चीन अभी भी चीन जो है वो पूरी तरीके से दबाव में है। इतना जरूर है कि टैक्टिकल पोजीशन छोड़ नहीं रहा, लेकिन चीन को यह पता है कि भारत का दबाव यूं ही नहीं है, और भारत के साथ आंखें अगर तरेरेगा चीन तो फिर अमेरिका से भी उसे दो दो हाथ करना पड़ेगा। क्यों हम ये बात कर रहे हैं ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चीन से बातचीत के बीच हथियारों की खरीदारी क्या चल रही है। और मैंने इसे एक नाम दिया है, आपको भी अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हथियारों की खरीदारी है ना, इसे कहना चाहिए शस्त्र शॉपिंग। भारत कर रहा है चीन से बातचीत के बीच, चीन से तनाव के बीच शस्त्र शॉपिंग। अब इन शस्त्र शॉपिंग में क्या क्या चला है ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अमेरिका से ये जो कॉम्बैट ड्रोन्स की बातचीत की जा रही है ना, कि अमेरिका से कॉम्बैट ड्रोन्स लिए जा सकते हैं, कहा यह जा रहा है कि $3 अरब की ये डील की जाएगी, कहा यह जा रहा है कि 30 कॉम्बैट ड्रोन्स लिए जाएंगे। अब कॉम्बैट ड्रोन्स क्या होते हैं ये आप समझिएगा। भारत के पास वैसे भी अमेरिका से बड़े अच्छे ड्रोन्स हैं, और लेकिन ये ड्रोन क्या करते हैं ना, अभी से सर्विलांस करते हैं। सर्विलांस का मतलब ये होता है कि ओवरहेड जाकर के कहीं अगर सर्विलांस करना होता है, यानी पहाड़ी इलाके में, मान लीजिए पूर्वी लद्दाख के इलाके में, गलवान में करना है या फिर पैंगोंग में करना है, पूर्वी लद्दाख के इन पहाड़ी इलाकों में सर्विलांस करने के लिए हमारे पास ड्रोन है, लेकिन हमारे पास कॉम्बैट ड्रोन नहीं है। कॉम्बैट ड्रोन का मतलब यह होता है कि सर्विलांस भी करेंगे और दुश्मन का खात्मा भी करेंगे, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अमेरिका से जो कॉम्बैट ड्रोन्स की बातचीत चल रही है, और भारत की शस्त्र शॉपिंग में चीन डरा हुआ है। अमेरिका से कॉम्बैट ड्रोन्स की बात, इजराइल के स्पाइक एंटी गाइडेड मिसाइल हमारे पास है, खेप नहीं आने वाली है। अमेरिका से SIG 716 इंसास राइफल, बहुत ही घातक हथियारों में ये शामिल होता है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच अमेरिका ने चीन पर मारी है करारी चोट। अमेरिका ने क्या किया, हांगकांग को लेकर अमेरिका ने चीन पर एक्शन ले लिया है। ट्रंप ने हांगकांग की ऑटोनॉमी में दखल को लेकर चीन पर प्रतिबंध लागू करने वाले बिल पर कर दिया है सिग्नेचर, और इस वजह से कहा यह जा रहा है कि चीन पर यह सीधा वार है। ट्रंप ने हांगकांग का विशेष दर्जा खत्म करने के लिए एक आदेश पर भी अब सिग्नेचर कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा ये समझिए। हांगकांग को व्यापार में अमेरिका से मिलने वाले जितने भी रिबेट है खत्म हो जाएगी। वो हांगकांग जिसे 1997 में ब्रिटेन ने छोड़ा था, हांगकांग को अब चीन के दूसरे हिस्से की तरह ही देखा जाएगा, और कोई भी विशेषाधिकार, कोई आर्थिक छूट नहीं दी जाएगी। संवेदनशील तकनीक का कोई भी निर्यात नहीं होगा। हम अपने अब मेन स्टूडियो चलते हैं और हांगकांग पर का ये दबाव भी आपको हम आगे समझाएंगे।